Good evening, everybody. So we are doing live daily answer writing sessions for UPSC Mains 26 and 27. हमने आज आपको डे 17 की थीम प्रोवाइड की है टेलीग्राम पे, सिविल्स विद आकाश टेलीग्राम चैनल पे। और हमारा आज आईआर का जो लास्ट थीम है वो है जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसीज, जिसमें यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है यूनाइटेड नेशंस पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे, यूनेस्को पे, या फिर ब्रिक्स पे पूछ लेगी, या क्वाड पे पूछ लेगी, या सार्क पे पूछ लेगी। मतलब जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या एजेंसीज हैं वो रीजनल भी हो सकते हैं, वो भी इसमें पूछे जाते हैं। पर हम आज करेंगे, जैसे एक टॉपिक है ब्रिक्स का, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने वहां नहीं किया डिस्कस रीजनल ग्रुपिंग्स में, वो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक आ जाएगा यूएन का करेंगे, तो ये हम वी विल डू 3 क्वेश्चंस, बट वो थीम्स आपको मिल गई हैं ऑन सिविल विद आकाश टेलीग्राम चैनल पे। एंड इससे पहले हमने पहले पॉलिटी कवर की, फिर गवर्नेंस, फिर आईआर। तो हमारा आज जीएस2 का लास्ट लेक्चर है। इन दीज 17 लेक्चर्स वी कंप्लीटेड सारी की सारी थीम्स एंड सब थीम्स फॉर जीएस2, और हमने उसकी आंसर राइटिंग की है। लेट्स सपोज हमने 17 लेक्चर लिए हैं, तो हमने हर सेशन में 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आपके 60-70 क्वेश्चन हो गए हैं इसके जीएस2 के, जो हमने प्रैक्टिस किए हैं इन द सेंस कि आपको आंसर लिखने कैसे हैं वो आपको पता हो, कैसे स्ट्रक्चर बनानी है, कैसे पॉइंट लिखने हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डे 17 थीम, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसीज। और आपका पहला क्वेश्चन है जो ब्रिक्स को लेके बनाया मैंने। इसको पूछ सकते हैं, आप कहोगे रीजनल ग्रुपिंग है, आपने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में क्यों डाली है? बिकॉज आज इसकी सिग्निफिकेंस इंटरनेशनल लेवल पे है, तो इसकी अब मेंबर्स बढ़ रहे हैं, तो अब ये रीजनल कम रह गई है, उस लेवल पे ज्यादा पहुंच गई है। राइट दिस क्वेश्चन ऑन ब्रिक्स, यू हैव 11 मिनट्स।
You have 2 minutes left. Last 1 minute. Last 15 seconds. अब देखते हैं इसका कि कैसे करना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिक्स डिस्पाइट लैक ऑफ कॉमन जियोपॉलिटिकल स्टांस, मतलब जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के बाद अब बहुत सारी और आ गई हैं, ऐड की है ना हमने रिसेंटली, बहुत सारी और ऐड की हैं, तो वो भी आप लिख सकते हो कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स हैज नाउ बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड कंट्रीज लाइक यूएई, हमें पता है ना यूएई को हमने ले लिया है इसमें, हमने इसमें ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, इनको इंक्लूड कर लिया, मतलब नाउ ब्रिक्स इज इमर्जिंग एज अ काइंड ऑफ नॉट जस्ट अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बट एट इंटरनेशनल लेवल इसका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। तो आप बोलोगे 2009 में बनी ये बॉडी जो इकोनॉमिक इश्यूज पे बनी थी, बट नाउ इट्स डोमेन हैज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड नॉट जस्ट जियो इकोनॉमिक इश्यूज बट जियो पोलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज। तभी ब्रिक्स का एक्सपेंशन भी हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इश्यूज दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद। तो आपने ये कंटेक्स्ट लिख दिया, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना है तो 2009 लिख दें, और जब ये एक्सपेंशन हुई है ये लिख दें कि अब हमने इसको एक्सपैंड भी कर दिया है रिसेंटली। अब बात आती है कि भाई इन सभी में क्या है, सेम स्टांस नहीं है ऑन जियोपॉलिटिकल स्टांस। फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना डिफर्स ऑन द इश्यूज ऑफ टेररिज्म, कि चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान बैक टेररिज्म, तो जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। क्वाड को लेके डिफरेंसेस हैं इंडिया चाइना में, इंडो पैसिफिक के आइडिया को लेके डिफरेंसेस हैं इंडिया चाइना में। सेम है जब हम बात करते हैं, ये तो हो गए इंडिया चाइना के डिफरेंसेस, बाकी कंट्रीज के डिफरेंसेस भी हैं। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं इंडिया ईरान में डिफरेंसेस आ जाते हैं कि हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, ईरान इसका पार्ट है। यहाँ एक आता है एनर्जी सिक्योरिटी का, हम प्रमोट कर रहे हैं सोलर अदर, और यूएई और ये आज भी किस पे, ऑयल पे डिपेंडेंट है, तो उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हमारे डिफरेंसेस हैं जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे। हमारे फ्रेंड्स अलग हैं, हमारा जैसे यूएसए फ्रेंड है वो चाइना का नहीं है, रशिया और यूएसए में डिबेट रहती है, तो हमें इशू आता है इंडिया को हाउ टू बैलेंस रशिया एंड यूएसए, बिकॉज हमारे रिलेशन दोनों से अच्छे हैं। और समटाइम फिर यूक्रेन वॉर है, हमने वहाँ पे रशिया को सपोर्ट नहीं किया, तो वो डिफरेंसेस हैं। पाकिस्तान, रशिया और चाइना की एक्सिस स्ट्रांग हो रही है, तो दैट इज अगेंस्ट इंडिया। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं
पर तब हमें यह भी पता है कि बिकॉज नाउ द वर्ल्ड इज वेरी वेरी क्या है, इंटरकनेक्टेड, तो हमारे सभी नेशन के साथ रिलेशन थोड़े बहुत अच्छे हैं, थोड़े बहुत खराब हैं। तो लिवरेजिंग दैट आइडिया, ब्रिक्स नेशंस ट्राई टू प्रमोट कि जो भी कॉमन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं उन पे काम किया जाए, एंड दैट्स व्हाई दे केम आउट विद न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये आपने सुना होगा एनडीबी। ताकि जो इनको ये पता लग गया है ब्रिक्स कंट्रीज को कि जो यूएस बेस्ड क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, these are working on the basis of the interest of यूएसए। और इंडिया यूएसए के जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट तो सेम है, जियो इकोनॉमिक सेम नहीं है। मतलब यूएसए चाहता है कि इकोनॉमिक स्फीयर में उनका डोमिनेंस हो, एंड दैट इज अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट और एवरीबॉडीज इंटरेस्ट। दैट्स व्हाई दे आर क्रिएटिंग न्यू बैंक्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक। दे ऑल्सो क्रिएटेड अ कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, ताकि जो आईएमएफ का है मैकेनिज्म कि इमरजेंसी के टाइम पे फंड्स मिल सकें, हमने ये बना लिया सीआरए। तो ये बैंक बनाया है, इसने लोन देने स्टार्ट किए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इन द सेंस दैट नाउ क्रिएटिंग ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल फ्रेमवर्क्स। ब्रिक्स अपनी करेंसी की बात कर रहा है, बिकॉज अभी यूएस की डॉलर डोमिनेट है, तो ब्रिक्स अपनी करेंसी की बात कर रहा है। दैट इज एन अनदर आइडिया। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है, हेफ्ट ऑफ यूएसए, उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने बहुत काम किया है। सेम है कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, एक है ब्रिक्स करेंसी, एक आता है कि जैसे हमने ब्रिक्स का इनोवेशन नेटवर्क बनाया है। वी ऑल नो दैट कि यूएसए टेक्नोलॉजी में डोमिनेटिंग है और अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है। दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड द ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, इनोवेशन प्लेटफॉर्म, ताकि हम सारे कंट्री मिलकर क्या बनाएं, टेक्नोलॉजी बनाएं जो यूएसए शेयर नहीं करना चाहता है बिकॉज ऑफ उसकी टेक्नोलॉजिकल पावर है। यूएसए सुपर पावर है बिकॉज उसकी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है। ये इनोवेशन नेटवर्क है। फॉर एग्जांपल हम ट्राई कर रहे हैं कि जो भी इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड है उस पर फोकस किया जाए। मतलब हम ट्राई कर रहे हैं इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड पे फोकस किया जाए, ताकि वेस्ट पे डोमिनेंस कम की जाए। बिकॉज वेस्ट जो ऑलरेडी क्या इकोनॉमिक क्राइसिस जा रहा है, वो क्या लगाते रहते हैं, सैंक्शंस। तो वेस्ट की जो इकोनॉमिक क्या हेफ्ट है उसको डील करने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड करें, ब्रिक्स की करेंसी लेके आए। तो ब्रिक्स इज डूइंग सो मेनी थिंग्स, इसमें आप सब कुछ लिख सकते हैं जो भी आपको सही लगता है कि भाई कंटिजेंसी रिजर्व, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स इनोवेशन प्लेटफॉर्म, इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड, ब्रिक्स करेंसी, सब लिख दें इसमें। फॉर एग्जांपल करेंसी स्वैप्स कर रहे हैं, इंडिया और चाइना करेंसी स्वैप कर रहे हैं ताकि यूएसए पे डिपेंडेंस कम हो जाए। $1 बिलियन का पूल है कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट का। कोविड पैंडेमिक में ब्रिक्स कंट्रीज केम टुगेदर फॉर अ वैक्सीन रिसर्च। डिजास्टर रिलीफ में नेपाल अर्थक्वेक में 2015 में ब्रिक्स केम टुगेदर फॉर अ डिजास्टर रिलीफ। एनर्जी सिक्योरिटी में ब्राजील एंड रशिया आर वर्किंग ऑन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, शेयरिंग रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। एनर्जी में काम कर रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा इन्फ्लुएंस है। मतलब क्राइसिस के टाइम पे भी हेल्प करते हैं, चाहे वो कोविड-19 हो। सिर्फ अपने लिए नहीं है, मतलब ब्रिक्स इज नॉट फॉर द मेंबर्स बट फॉर द लार्जर ह्यूमैनिटी। क्योंकि नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था 2015 में, तब भी ब्रिक्स नेशंस ने हेल्प की। इट मींस नाउ ब्रिक्स इज ट्राइंग टू प्रमोट द आइडिया कि जो यूएन बॉडीज हैं जो कि क्या है, सभी नेशंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं देती, तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, ऐसी ही रीजनल या जो अब क्या है ब्रॉड लेवल पे बन रही ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल में ना तो इंडिया को सीट है ना ईरान को सीट है। तो लगता है कि ये बॉडीज किसकी डोमिनेंस कर रही हैं, दीज बॉडीज आर डोमिनेटेड बाय यूएसए। तो हम चाहते हैं कि ऑल्टरनेटिव बने ताकि वो हमारी वॉइस बने। इसके थ्रू वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन यूएनएससी। तो हम ये काम कर रहे हैं कि सभी नेशन चाहते हैं कि यहाँ पे क्या आने चाहिए, रिफॉर्म्स। वो बात लगे कौन से रिफॉर्म्स आने हैं उस पर डिसएग्रीमेंट है, पर हम आज भी चाहते हैं कि इसमें क्या आने चाहिए, रिफॉर्म्स आने चाहिए। तो इसमें जो मर्जी लिख दो। तो बस आपको एक चीज इंश्योर करनी थी कि ब्रिक्स ने जो काम किए हैं और ट्राई करते जो लेटेस्ट समिट हुई है उसमें क्या एफर्ट्स लिए गए हैं उसको भी इसमें ऐड कर देते तो चीजें और हो जाती। और इवेल्युएट करना है तो ट्राई करें, इसमें यह भी लिखें कि हाँ भाई कर तो दिया है पर अभी भी चैलेंजेस हैं।
तो हमने आपको बताया ना क्या क्या कर रहे हैं, पर आप अभी बताओगे अभी भी क्या है, इसमें चैलेंजेस हैं, क्योंकि इवेल्युएट करना है तो आपको नेगेटिव भी बताने पड़ेंगे। तो उस सेंस में आप ये भी बता दो भाई, हाँ ब्रिक्स में कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइज, ये ब्रिक्स इज द इकोनॉमिक ग्रुपिंग, ये कोई मिलिट्री ट्रीटी नहीं है ना अलायंस है, बट अब ये वो डोमेन में चली गई है। हाँ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है, ये बिल्कुल सही हमने पढ़ा, ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। एनडीबी ने लिख दो कि भाई $35 बिलियन के 100 प्रोजेक्ट्स फाइनेंस किए हैं। कॉप नेगोशिएशंस में, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है यूएनएफसीसीसी की, वहां पे इकट्ठे होते हैं टू प्रमोट अ इक्विटेबल क्लाइमेट ऑर्डर। मल्टीपोलैरिटी को प्रमोट कर रहे हैं कि द वर्ल्ड शुड नॉट बी गवर्न्ड बाय अ सिंगल नेशन, बट ऑल नेशन शुड हैव पावर, दैट इज मल्टीपोलैरिटी। पर ये बात अलग है कि चाइना जो यहाँ पे एक कॉमन प्लेयर है ब्रिक्स में, वो इन प्रिंसिपल्स को कई बार चैलेंज कर देता है। मतलब एट द लेवल ऑफ प्रिंसिपल्स चाइना इज सपोर्टिंग दिस, बट जब एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो चाइना इज ऑल्सो अ डोमिनेटिंग फोर्स आफ्टर यूएसए। तो हम डिपेंडेंस कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड बढ़ा रहे हैं, करेंसी स्वैप कर रहे हैं और ब्रिक्स की वो लेके आ रहे हैं। उसके बाद तुम बता दोगे चैलेंजेस क्या है। इंडिया चाइना में चैलेंज है, नेटो है, तो इनका कोई मिलिट्री है नहीं है, तो भाई बाकियों के नेटो है, इनका कुछ है ही नहीं है मिलिट्री। चाइना सेंट्रिक इकोनॉमिक बैलेंस है, कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग है, तो पर ये कंसेंसस बन ही नहीं पाता है। जो यहाँ पे डिसीजन होते हैं वो कंसेंसस के बेस पे होते हैं ब्रिक्स में, पर कंसेंसस बनाना बड़ा मुश्किल है। कोई भी वॉर हो रहा है, इनका कोई स्टैंड नहीं है। तो ये सब कुछ आप ले सकते हो। तो आप ये भी बता सकते हो कि भाई ब्रिक्स इज मोर ऑफ अ जियो इकोनॉमिक बॉडी रेदर देन जियो पोलिटिकल इन ट्रू सेंस। आपने बोला हाँ ये जियो पोलिटिकल काम कर रहा है, बट इट इज मोर अबाउट जियो इकोनॉमिक्स एंड लेस अबाउट जियो पॉलिटिक्स। हाँ हम उस तरफ जा रहे हैं, बट मोस्टली ये क्या है, इकोनॉमिक्स की तरफ है। मतलब ये समझ लें ग्लोबल साउथ के इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलाइन करते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव ब्रिक्स। इनके जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट अलाइन नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई देयर आर डिफरेंसेस इन द ब्रिक्स बॉडी। तो आप बोलोगे एक जियो इकोनॉमिक बॉडी है प्राइमरली, बट नाउ इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स जियो पोलिटिकल गोल्स। बट क्योंकि इनके जो नेशंस हैं उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो जियो पोलिटिकल गोल्स अचीव करना मुश्किल है, दो वी आर ट्राइंग टू अचीव दैट। बस ये लिख दें तो आप बता दोगे पहले कौन से इंटरेस्ट हैं, जियो इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट है। ठीक है, अब एक और लिखें, हम अब करते हैं यूएन पे जो आ सकता है। राइट दिस क्वेश्चन ऑन यूएन, लिखें डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ, discuss the relevance of जब हम यूएनएसए की बात करते हैं ना, उस पे क्वेश्चन है रेलिवेंस ऑफ इंडियाज कैंडिडेचर फॉर, इंडियाज कैंडिडेचर फॉर यूएनएससी फॉर अ परमानेंट सीट इन यूएनएससी। ये हो गया है। व्हाट आर द प्राइमरी इंपीडिमेंट्स, जो रुकावटें हैं, व्हाट आर द प्राइमरी impediments in achieving this goal, in achieving या to this goal। करें इसको, ये इस पे आ सकता है क्वेश्चन, पहले भी आया हुआ है अलग अलग फॉर्म में, तो पहले ये करें।
कह रहे हैं कि इंडिया जो कैंडिडेचर है इसकी क्या रेलिवेंस है, इंडिया का जो कैंडिडेचर है ये इसकी क्या रेलिवेंस है। अब पहले ये बताएं, इंडिया इज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, यही है ना, इंडिया इज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। तो भाई अगर इंडिया का रिप्रेजेंटेशन हो गया यूएनएससी में परमानेंट सीट की तरह, तो इंडिया विल रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ बिकॉज इंडिया इज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, representation of developing nations, because what India has done with respect to International Solar Alliance or Coalition for Disaster Resilience Infrastructure, it shows that India represents the interest of global south, that is developing nations. तो अच्छी बात है, ये रेलिवेंट है ना। मतलब अगर आप इंडिया को सीट देते हो परमानेंट सीट इन यूएनएससी, तो इट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ नॉट जस्ट इंडिया बट फॉर द ग्लोबल साउथ। आवर आइडिया दैट वर्ल्ड इज वन फैमिली, it also in sync with the idea that Vasudhaiva Kutumbakam promotes a peaceful and equitable world order. This is what is the goal of UNSC or United Nations in general. Third आता है कि this India is the world's largest democracy. World's largest democracy. तो ये भी शो करता है कि India as a democracy who will get a seat in UNSC will promote the democratic principles. पूरा दुनिया फिर किस बेसिस पे चलेगी, इस पे। मतलब जो इमर्जिंग डेमोक्रेसीज हैं एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में, इंडिया कैन बी अ डेमोक्रेटिक मॉडल फॉर दोज। थर्ड, इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन यूएन पीस कीपिंग मिशंस। तो इट शोज दैट इंडिया इज ऑलरेडी वर्किंग फॉर द ग्लोबल पीस। इंडिया के जो यूएन पीस कीपिंग मिशंस हैं उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है। और एज अ मेंबर ऑफ G20, India is emerging economy, तो इंडिया हैज इकोनॉमिक हेफ्ट ऑल्सो। तो हम जो ये कर रहे हैं, व्हाट वी शोन ड्यूरिंग कोविड-19, कि इंडिया इज रेडी टू हेल्प द ग्लोब। मतलब इंडिया इज नॉट सेल्फ फोकस्ड, इंडिया इज फोकसिंग ऑन द ह्यूमैनिटी एज अ होल। तो ऑल दीज थिंग्स आर रेलिवेंस ऑफ इंडियाज कैंडिडेचर फॉर यूएनएससी सीट्स। पर इसमें इश्यूज भी आ रहे हैं। पहला इंपीडिमेंट क्या है, देयर इज अ लैक ऑफ कंसेंसस ऑन what type of reforms, lack of consensus on what type of reforms, opposition from पाकिस्तान, या आप ये कह लें कि हमारा जो कॉफी क्लब का आइडिया है वो ये कहता है कि वो जो इंडिया और कुछ जैसे इंडिया मिल जाता है, इंडिया के ऑपोजिट में क्या है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने बनाया है कॉफी क्लब। तीसरा, P5 नेशंस एग्री नहीं कर रहे हैं, अभी डिस्प्यूट चल रहे हैं P5 नेशंस में, जैसे कि यूएस से रशिया। तो इनमें कंसेंसस बनाना अभी बड़ा मुश्किल है बिकॉज वर्ल्ड इज पासिंग थ्रू अनसर्टेनिटी। तो अगर P5 नेशंस की आपस में कंसेंसस नहीं है तो ये रिफॉर्म, इनके पास वीटो पावर है रिफॉर्म्स को लेके। और सबसे इंपॉर्टेंट है, द इंपॉर्टेंट इज चाइनाज ऑपोजिशन। जैसे कि 1 2 6 7 सैंक्शन लिस्ट है, इन सैंक्शन लिस्ट में जो टेरर रिस्क को रखा जाता है, इसको लेके हमारी एग्रीमेंट नहीं है, और चाइना यूजेस एज इट्स वीटो पावर टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान। तो चाइना तो कभी नहीं चाहेगा कि हम इंडिया को भी इसमें ले आएं। तो चाइना और इंडिया का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बिकॉज चाइना इज इमर्जिंग पावर, तो चाइना इटसेल्फ विल नॉट थिंक कि भाई हमें क्या करने हैं यूएनएससी में रिफॉर्म करने हैं, अपनी पावर को कम कौन करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको चेंज करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए जनरल असेंबली में, और सारे P5 नेशन मानने चाहिए। द क्राइटेरिया इज वेरी टफ और लेंदी प्रोसेस है। तो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं क्या करने के, इसमें रिफॉर्म्स करने के। तो एक तो जियोपॉलिटिकल इशू हैं, एक स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं किसमें, क्राइटेरिया में। 2/3 मेजॉरिटी कौन लेके आए भाई अगर रिफॉर्म करने हैं तो। और P5 नेशंस तो सारे मानेंगे, साथ में क्या है 2/3 ऑफ जनरल असेंबली मानेंगे। कितनी टफ मेजॉरिटी है ये। तो कहने का मतलब व्हेन द वर्ल्ड इज पासिंग थ्रू अ फ्लक्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड अ कंसेंसस। तो उस कंटेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि अब रिफॉर्म्स आने मुश्किल हैं। और भी आप बता सकते हो कि ये तो जो इंडिया के क्रेडेंशियल्स हैं, जो हमने कोविड में किया, जो हमारा ITEC प्रोग्राम है, जो हमारी इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है,
ये है कि हमने पॉवर्टी कितनी दूर की है. नाउ वी कैन हेल्प द ह्यूमैनिटी, बट यू विल गेट अ परमानेंट सीट व्हेन यू विल बी एबल टू वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी, नॉट फॉर योरसेल्फ. इंडिया ने शो कर दिया कि हम अपने लिए तो हैं ही हैं, पर हम दूसरों के लिए भी हैं. ये हमारे आइडियाज से भी मैच करता है और इन प्रैक्टिकलिटी वी हैव डन दैट. तो सारा कुछ दिखा दें जो इंडिया ने दुनिया के लिए किया है. दैट इज द बेसिकली इंडियाज कैंडिडेचर टू बिकम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट में. सब कुछ दिखा दें. हमने कुछ बता दिए 6 पॉइंट, 10 और ऐड कर दें. पर क्वेश्चन में क्या करना है, हमें 15 पॉइंट लिखने हैं, 15 मार्कर है, 7-8 ये लिखने हैं, 7-8 ये लिखने हैं. और इम्पीडिमेंट में आपको लिखना है यूएनएससी में स्ट्रक्चर में इशू है, नेशंस में इशू है, सब कुछ इशू है भाई. दूसरा, जो चाहते हैं सीट वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं परमानेंट सीट, तो उसमें कंसेंसस नहीं है. तो जो मांग रहे हैं उनमें कंसेंसस नहीं है, जो देना चाह रहे हैं उनमें कंसेंसस नहीं है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर में बड़ा इशू है. देन यू हैव टू कीप ऑल दोज थिंग्स इन माइंड. फिर बताएंगे कि हाँ इंडिया चाइना का अपना चल रहा है इशू. ठीक है, नाउ राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा ये पहला था, दूसरा, और नाउ लेट्स सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन. ये किस पे करते हैं, जैसे आपको लिखना है कि क्या हम रिफॉर्म नेक्स्ट में वे फॉरवर्ड भी लिखोगे, वे फॉरवर्ड लिख देते कि जो ऑपोजिशन नेशंस हैं उनके साथ एंगेज करना स्टार्ट करें, बायलैटरल रिलेशन स्ट्रॉन्ग करें, जो G4 अलायंस है इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान का, उनको कोऑर्डिनेट करें, कॉफी क्लब को काउंटर करें. हमारे बहुत देर बाद अब रिटन लेवल पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की बात हुई है, पेपर लेवल पे उसको हम कर सकते हैं. हमारा जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव है कोविड-19 पे, वी कैन यूज दिस टू बूस्ट आर स्टैंड फॉर यूएनएससी सिकीड. इसमें रीजनल और ग्लोबल लीडरशिप स्ट्रॉन्ग करें. इंडिया शुड शो द वर्ल्ड दैट वी आर हेल्पिंग एट रीजनल एंड ग्लोबल लेवल इन टू अदर कंट्रीज. तो वो शो करना पड़ेगा. खुद पे काम करें, लोगों से बातें करें, आइडिया बनाएं, नरेटिव बनाएं, कंसेंसस बिल्ड करें. दैट इज द गुड थिंग. एक वे फॉरवर्ड लिख देते हैं. नेक्स्ट लिखें, ये क्वेश्चन जो आ सकता है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है जो ये अपना, अब आपका जो ये IR है, पॉलिटी, गवर्नेंस, ये तीनों टॉपिक के हमने 50-60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जितने भी किए हैं 60 के आसपास. इनको देखें, आपको स्ट्रक्चर बनानी आ जाएगी, कैसे लिखना है आंसर. क्वेश्चन है कल्चरल डिप्लोमेसी इज cornerstone of India's foreign policy. Discuss how India's engagement with UNESCO contributes to its soft power and global image. हमने यूनेस्को को सॉफ्ट पावर से लिंक कर दिया. जो इंडिया हमेशा सॉफ्ट पावर की बात ज़्यादा करता है, उस कंटेक्स्ट में लिंक कर दिया दोनों को.
इसमें लिखना है कि बस जो भी हमने यूनेस्को की मान लो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, वो हमारा कल्चर है जो हम उसको फैला रहे हैं। इंटरनेशनल योगा डे, हमने इंटरनेशनल डे डिक्लेयर किया। सॉफ्ट पावर वो होती है व्हेन समबडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर कल्चर वैल्यूज, वो होती है सॉफ्ट पावर। और जो भी यूनेस्को ने काम किया है जिससे हमारी क्या बढ़ रही है, सॉफ्ट पावर, तो आपको वो लिखना है। जैसे कि होता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, उस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे में हिंदी को प्रमोट किया जाता है, तो हिंदी एक कल्चर है इंडिया का, तो उस सेंस में भी है। तो आपको बस वो लिखना है कि क्या कल्चर में काम किया है यूनेस्को ने इंडिया के लिए, चाहे वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो, चाहे वो इंटेंजिबल कल्चर हो, जो भी हो। इसमें एग्जाम्पल आप जो पढ़ते हैं ना आर्ट एंड कल्चर में, वो डाल देंगे सारी, जो फेस्टिवल्स हैं, टेम्पल्स हैं, वो फिर लोग देखने आते हैं बाहर से। मगर टूरिज्म जो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ यूनेस्को, इट ऑल्सो क्रिएट्स अ सॉफ्ट पावर, दैट लोग इंडिया में आना चाहते हैं कि पाकिस्तान में, इंडिया में, बिकॉज इंडिया में घूमने के लिए चीजें हैं। वो कल्चर ही है जो इंडिया का अट्रैक्ट करता है टू द आउटसाइड वर्ल्ड। इसमें बस एग्जाम्पल्स ऐड हो जाएंगी ज्यादा, एग्जाम्पल्स। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 20 सेकेंड्स। अब ना इस क्वेश्चन में ना एक चीज समझनी है आपको। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं इस क्वेश्चन की, तो स्ट्रक्चर में ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट क्या है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज
cultural diplomacy is a cornerstone of India's foreign policy. Discuss how India's engagement with UNESCO contributes to its soft power and global image. पहला पार्ट आना चाहिए इंडिया की कल्चरल डिप्लोमेसी को दिखाते हुए. देन यू विल लिंक हाउ यूनेस्को इज हेल्पिंग इंडिया to achieve that cultural diplomacy and India's soft power. तो पहले तो ये बताओगे इंडिया कल्चरल डिप्लोमेसी कैसे करता है, और उससे पहले बताओगे व्हाट इज सॉफ्ट पावर. सबसे पहले क्या बताओगे इंट्रो में, व्हाट इज अ सॉफ्ट पावर, व्हाट इज हार्ड पावर एंड व्हाट इज स्मार्ट पावर. मतलब यू नीड पावर. तो पहले आपने कंटेक्स्ट दे दिया स्टार्टिंग में. इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स नेशंस नीड पावर टू प्रोटेक्ट देयर नेशनल इंटरेस्ट. बट पावर क्या है, दो टाइप की है, हार्ड मिलिट्री पावर और मनी पावर. सॉफ्ट पावर द पावर ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज इंडियाज गुडविल एंड इंडियाज प्रिंसिपल्स मैचेस विद द आइडिया ऑफ soft power. So India focuses on that. India has done so many things. For example, International Yoga Day, so that India's heritage and values are respected by the world. India is a civilizational leader. India's cultural centers in various countries like USA, Japan, offering platforms so that Indian dance, music, and cuisine can be understood by the people of the world. Soft power के through we are helping nations when they are in need. India's movies like RRR and other movies जैसे Slumdog Millionaire, they were watched across the globe. So this is our movies attraction that creates a cultural attraction, a soft power. We always, festivals like Diwali and Holi are celebrated across the country, especially in the White House of USA. This shows India's diaspora is a cultural ambassador for India. तो ये कहानी आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग में. यूनेस्को में हमने क्या किया है, यूनेस्को की दो चीजें हैं जो हम पढ़ते होते हैं. यूनेस्को की दो चीजें हैं, एक तो है इंटेंजिबल और एक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. जैसे इंटेंजिबल में आप पढ़ते हैं ना कि बहुत सारा ऐसा इंडिया का कल्चर है जो यूनेस्को ने रिकग्नाइज किया है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आपको एक दो कोई भी याद है, जैसे इंडिया का कुंभ मेला, योगा, नवरोज, ये सारे फेस्टिवल्स हैं यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किए हैं बिकॉज ऑफ देयर यूनिकनेस, बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल हेरिटेज. तो इट इज रिस्पेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, देयर आर सो मेनी चोला टेम्पल्स, देयर आर सो मेनी टेम्पल्स, हम्पी के टेम्पल्स जयपुर में, राजस्थान, दीज आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. दिस ब्रिंग टूरिज्म एंड दिस ब्रिंग अट्रैक्शन टुवर्ड इंडियाज कल्चर. और इंटरनेशनल डे जो डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, एक है मदर लैंग्वेज, मतलब जो मदर टंग लैंग्वेज है उसको प्रमोट करते हैं. तो ग्लोबल अवेयरनेस थ्रू इंटरनेशनल डेज लाइक इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. थर्ड, प्रमोटिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, उसमें हिंदी, तमिल, संस्कृत को प्रमोट किया जाता है. तो ये सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है. तो ये यूनेस्को कर रहा है. तो इसमें आप एग्जाम्पल्स और ऐड कर सकते हो, और आप ऐड कर सकते हो टूरिज्म का एंगल, आप ऐड कर सकते हो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इंडिया कल्चर और रीच कर रहा है, इंडियन डायस्पोरा ये काम कर रहा है, कल्चरल एम्बेसडर बोलते हैं इनको. बस आपको क्या करना है कि जो यूनेस्को की बात है, यूनेस्को हमें हमारे जो कल्चर है उसको दुनिया तक दिखाने का एक प्लेटफॉर्म है. रेस्ट वी पुट आवर ओन एफर्ट्स ताकि वो पहुंच पाए. तो यूनेस्को को भी यूज करते हैं कल्चर को प्रमोट करके. और यूनेस्को इज नॉट जस्ट अबाउट कल्चर. अगर देखेंगे तो इसमें वर्ड क्या है, एजुकेशन भी है, साइंस भी है. तो हम उसमें भी काम करते हैं उन डोमेन्स में, नॉट जस्ट अबाउट कल्चर. तो यूनेस्को की जो भी सारे इनिशिएटिव्स हैं अदर देन जस्ट कल्चर, क्योंकि साइंस से भी क्या है, एजुकेशन से भी क्या है, हम अपने ही कल्चर को प्रमोट कर रहे होते हैं. दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. हमने आपको आइडिया दे दिया कि स्टार्ट कैसे करना था, इसको भी लिखना था इस पार्ट को, कि इंडिया के लिए कल्चरल डिप्लोमेसी कैसी इंपॉर्टेंट है और इंडिया कैसे कैसे काम करता है. और उसके बाद आप लिखते कि यूनेस्को ये काम कैसे कर रहा है. ठीक है. तो इसमें कंटेंट आप बस जाके यूनेस्को लिखें और 4 पॉइंट मिल जाएंगे आपको. 4 मैंने बता दिए, एक दो और ऐड कर लें. वैल्यू एडिशन करने का बेस्ट तरीका क्या है, जब आपको लगता है कि मेरे पास कंटेंट नहीं है. फॉर एग्जांपल यूएनएससी का हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा था हमारे पास, तो आप वो ना ऐड करें. जब आपको पता है कि हमारे पास इसका कंटेंट था ब्रिक्स का, तो ना ऐड करें.
जब भी आपको लगे कि मेरे किसी क्वेश्चन में मेरे पास कंटेंट नहीं है, तो जाके खुद एफर्ट करें और 3-4 पॉइंट ऐड कर लें। आपको पता होना चाहिए मेरे पास लिखने के लिए 10-12 पॉइंट होने चाहिए और मेरे पास 10-12 पॉइंट के लिए मेरे पास 8-9 फैक्ट होने चाहिए। तो अगर 8-9 फैक्ट हैं, हर टॉपिक पे काम खत्म। अब यूनेस्को के 8 फैक्ट याद कर लें, कोई भी आंसर बना देंगे आप। अदरवाइज आंसर लिखा होता है पर वो फैक्ट्स वाला नहीं होता, लिखने में मजा नहीं आता, दूसरा पढ़ने वाले को मजा नहीं आता है। तो आई होप जो ये हमने पूरा पॉलिटी किया है, गवर्नेंस किया और आईआर, दिस सीरीज मस्ट हैव हेल्प यू कि कैसे आंसर को तोड़ना है, कैसे लिखना है, कैसे स्ट्रक्चर बनानी है। और आप ऐसे ही करते रहें, अभी और टाइम है यूपीएससी मेंस में, लगे रहें इसको आंसर राइटिंग को। आई होप बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये लेक्चर्स देखे होंगे, आफ्टर 17 लेक्चर एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आ गया होगा, लिखना स्टार्ट कर दिया होगा कि भाई आंसर ऐसे लिखने हैं और आंसर लिखना कितना इंपॉर्टेंस है और इतना कोई बड़ी बात भी नहीं है इफ़ यू अप्लाई अ सिंपल माइंड कि भाई कैसे इसको डिकोड करना है। तो थैंक यू सो मच और ये आप ये आंसर राइटिंग करते रहें बाकी सब्जेक्ट्स की और कंटिन्यू।